और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बजट सत्र का आज 10वां दिन। विधान परिषद में बजट पर आज सीएम योगी करेंगे चर्चा। बजट पर आज 12:30 बजे सीएम योगी चर्चा करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बजट पर आज 12:30 बजे सीएम योगी चर्चा करेंगे। विधान परिषद में बजट पर आज चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बजट पर 12:30 बजे सीएम योगी चर्चा करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। विधान परिषद में बजट पर आज चर्चा होगी। 12:30 बजे सीएम योगी बजट पर चर्चा करेंगे। आज बजट सत्र का 10वां दिन है और ऐसे में ये बेहद अहम माना जा रहा है। आज विधान परिषद में बजट पर सीएम योगी चर्चा करेंगे। तो बजट सत्र का आज 10वां दिन है, जहां विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 12:30 बजे बजट पर चर्चा करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट सत्र का 10वां दिन है, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? जागृति, आज बजट सत्र का 10वां दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है 12:30 बजे विधान परिषद में जो है सरकार का पक्ष रखेंगे। और दूसरी, विधान परिषद में विपक्ष की संख्या बहुत कम है, इसलिए वहां पर विरोध खास है नहीं। और इसको लेकर के जहां तक बजट की परिचर्चा की बात है तो वहां ज़्यादा चर्चा नहीं होनी है। मेन काम था जो विधानसभा का, जहां पर अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए थे परसों, और उसका कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत करारा जवाब दिया। जो सवाल अखिलेश यादव के थे बजट के, सबका सवाल योगी ने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है विदेशों में होटल और जो है टापू बनाने में उन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा खर्चा किया, और इसके बाद उन्होंने यूपी की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया। अब सवाल इस बात का कि अखिलेश यादव कल सदन में थे नहीं, इसलिए उसका जो कोई प्रतिरोध भी नहीं हो सका और ज़्यादातर विपक्ष नेता शांत रहे। अब आज वो योगी जो है स्वयं अब बजट की अगली प्रक्रिया के तहत विधान परिषद में उनको पक्ष रखना है, तो जो भी सवाल होंगे उसका विधान परिषद में जवाब देंगे और उसके बाद बजट का अगला चक्र शुरू होगा। अब लखनऊ विधानसभा की हालत यह है कि इस समय जो है सपा ही मेन विपक्ष में है, और सपा के जितने भी सवाल हैं तो उस पर लेकर के योगी ने एक एक चुन कर सारे सवालों के कल जवाब दिए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सपा सरकार में खुली लूट हो रही थी, कानून व्यवस्था के नाम पे खिलवाड़ था, लेकिन उनकी सरकार ने आज विकास का राज कायम किया है। उनकी सरकार ने आज जो है डेवलपमेंट की तेजी इतनी रफ्तार लाई है। बेरोजगारों को जो है काफ़ी रोजगार मिले हैं, यहाँ तक कि 7.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार की बात जो है ये कही गई है। अब स्थिति इन्वेस्टर समिट पर भी उन्होंने लिया कि हम आज लाए हैं 33.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टर समिट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से प्रदेश का विकास होगा, और इस विकास से जो गंगा बहेगी उसका फायदा बेरोजगारों को मिलेगा। 95 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इन स्थितियों में सपा जो है स्वयं अलग खड़ी हो गई है। अब अखिलेश यादव के अगर आज सदन में आए तो भले कुछ हो, अन्यथा जो है यह सदन में कुछ खास होना नहीं है, और बाकी विधायकों के सवाल जवाब होंगे। आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कई लोगों के सवाल लगे हुए हैं, शिक्षा, और जो है मेन चीज़ आज रसोई गैस का मामला भी सदन में उठ सकता है। और इसके अलावा पीजीआई में जो है स्वास्थ्य की दरें, टेस्टिंग की फीस और जो है भर्ती की फीस बढ़ा दी गई है, बेड चार्ज भी बढ़ाया गया है। इस पर भी जो है सरकार को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, जिस तरह से आज सीएम योगी जो है बजट पर चर्चा करेंगे, क्या आज अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे? हाँ, आज अखिलेश यादव लखनऊ में हैं, इसलिए उम्मीद है सदन में रहेंगे। और उसके बाद जो है पता चलेगा अखिलेश यादव योगी के जो कल सवाल योगी ने उठाए थे उस पर वो क्या कहते हैं। लेकिन आज ज़्यादा मौका उन्हें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो सीएम का प्रोग्राम जो है आज विधान परिषद में है, तो बजट में उनका ज़्यादातर समय जो विधान परिषद में जाएगा, और सरकार की उपलब्धियों, राज्यपाल के अभिभाषण, और इसमें यूपी में क्या क्या उन्होंने विकास की रेखा खींच रखी है और किस तरह यूपी को आगे ले लेना चाहते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका जो सपना है वो कैसे साकार करेंगे, ये सारा पक्ष वो विधान परिषद में रखेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक को लेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज अहम बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। लोकसभा प्रभारी और
विस्तारों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 75 का लक्ष्य रखा गया है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज ये अहम बैठक होनी है, जहां पिछले चुनावों में हारी हुई 14 सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। वही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह लखनऊ से जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, जागृति भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावी मोड में पूरी तरीके से है और यही वजह है कि कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगाकर अब तक जितनी चुनाव लड़े हैं मजबूती से लड़े हैं और उनको सफलताएं भी मिली है। उत्तर प्रदेश में चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल हालांकि इस समय केंद्र की राजनीति कर रहे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। निश्चित रूप से उनको फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की कमान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में यहाँ के संगठन को मजबूत करें और एक दिशा फिर से नई दिशा उनको संगठन को दी जा सके। और यही वजह है कि सुनील बंसल अभी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। भूपेन्द्र चौधरी उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह पार्टी कार्यालय में मौजूद है। 2024 में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, क्योंकि सुनील बंसल 2014 से पहले से बात करें तो अब तक तमाम जो संगठन के काम ऐसे किए हैं जो जीत का श्रेय सुनील बंसल को लगातार जाता रहा है। और यही वजह है केंद्र से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील बंसल को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से भेजा है। और क्योंकि आज इसलिए महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है क्योंकि नई टीम के साथ भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। वो नई टीम कैसी हुई, क्योंकि हर उत्तर प्रदेश के हर जिले की बात करें, हर संगठन में हर व्यक्ति की बात करें, सुनील बंसल बखूबी समझते हैं कौन किसके अंदर कितनी ताकत है और किसकी कितनी लोकप्रियता है। यही वजह है कि आज बैठक में वो अपने सुझाव भी देंगे और सुझाव के बाद एक नई टीम की घोषणा भी हो सकती है। और 2024 में जो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि 80 में से 80 सीटें उसकी आए, उस पर भी लगातार जनता से मंथन होगा। मुख्य बिंदु ये भी रहेगा कि 2019 में जो 14 सीटें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उस पर जीत कैसे हासिल की जाए और जीती हुई सीटें उसको जीती भी बचानी है। तो यही वजह है कि सभी वर्गों को सार्वजनिक कोशिश, संगठन में बदलाव में किस तरीके से बदलाव हो गए, क्या सभी धर्मों को जातिगत समीकरण भी देखा जाएगा, इन सब चीजों को लेकर आज बड़ी बैठक होगी। और जब बैठक के बाद जानकारी मिलेगी कि क्या इस बैठक के बाद कुछ संगठन में बदलाव कब तक संभव है। 2024 के बाद पहले जो निकाय के चुनाव होने हैं, जिससे भाजपा गांव तक पहुंचेगी। और यही वजह है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, उनको घर घर तक पहुंचाना और उनकी जो लोकप्रियता है उनको कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचना। यही वजह है कि कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो पदाधिकारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। सुनील बंसल दिल्ली से अभी पहुंचे हैं, आकर के वो भी अभी पहुंचे हैं। तो भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, सब लगातार इस बैठक का दौर जारी है। वो जेपी राठौर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त ये बैठक शुरू होगी और संगठन मंत्री के अलावा कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, इस बैठक में सभी मोर्चाओं के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद है। चूंकि अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। भूपेन्द्र चौधरी उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में है। और सबसे जो मुख्य बिंदु है, जिसका इंतजार था यहाँ के संगठन को, सुनील बंसल का, वो भी यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में जब बैठक शुरू होगी तो तमाम जो पदाधिकारी होंगे, क्योंकि इस बार काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कभी संगठन में बदलाव होता है तो संगठन की हर एक वो चीज देखने की जरूरत होती है कि जिस क्षेत्र में उस जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का प्रमोशन भी होना है तो उस क्षेत्र के जातिगत समीकरण के क्या लाभ मायने होंगे उसके, और फिर उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसका जो करेक्टर है वो भी समाज में कोई विभिन्न ना हो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी, क्योंकि 2024 का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उस भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। यही वजह है कि
वो चाहे जो हारी हुई सीटों को मंथन की बात करें लगातार चल रहा है, या फिर जो बैठकों का दौर है वो अभी से शुरू हो चुका है, भले ही चुनाव 2024 में हो, लेकिन जी तैयारी तो अभी जिस से तरह से ये बैठक अब होने जा रही है, ऐसे में अब साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वो मिशन 2024 को लेकर तैयार हो चुकी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां आज घोषित हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम, भूपेंद्र चौधरी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। तो वही कुछ नए चेहरों को टीम में जगह भी मिल सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री पद पर नए चेहरे दिखने के आसार लगाए जा रहे हैं। कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आज घोषित हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। हत्याकांड में घायल गनर राघवेंद्र का भी निधन हो चुका है। पीजीआई में राघवेंद्र का निधन हुआ है। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उमेश पाल पर हमले के दौरान राघवेंद्र घायल हुआ था। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जो हत्याकांड में घायल गनर राघवेंद्र का भी निधन हो चुका है। पीजीआई में उनका निधन हुआ, इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। जिसके बाद अब आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां हत्याकांड में घायल हुए राघवेंद्र का भी अब निधन हो चुका है। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसमें मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन जिस नौजवान की आज मृत्यु हुई है, ये कायरतापूर्ण हमला अपराधियों ने किया है प्रयागराज में। वो हमारे सरेनी विधानसभा क्षेत्र का कोरिहरा का रहने वाला नौजवान है। उनके पिताजी भी पुलिस में थे। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कायरतापूर्ण हमला जिन लोगों ने किया है, उसमें एक भी सदस्य नहीं बचेगा जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो जाए। ये हमारे जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य की वेदी पे सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें। मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से। हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उसके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। अम्मा, मुआवजे की बात है, क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारे गांव में शहीद का पथ हमारे बच्चे को मिले, और हमारे आर्थिक सहायता मदद 1 करोड़ रुपए की दी जाए। और हम सब लोग जो दुखी हैं, हमारे दुख में वो लोग शामिल हो आके कि क्या दुख है इनको, उनके माँ को, यहाँ पर वो लोग आए। और हम जब तक हमारा एक कार्य पूरा नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री योगी नहीं आएंगे, तब तक हम अपने आर्थिक शरीर को बचे के रखे रहेंगे। आफ्ताब खान हमारे से जुड़ गए। आफ्ताब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब उमेश पाल हत्याकांड में घायल हुए गनर राघवेंद्र का भी निधन हो चुका है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 ही घंटे पहले राघवेंद्र जी का पार्थिव शरीर यहाँ उनके पैतृक गांव पहुंचा है, और जहां पर उनको राजकीय सम्मान के साथ ए सतीश
सदन जी ने भी और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने आगे सम्मान दिया और उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। और जैसे ही उनका यहाँ पर शव पहुंचा और यात्रा शव पहुंचा, वैसे पूरे क्षेत्र में एक शोक की लहर देखने को मिल गई और लोग सबकी आंखें नम सी हो गई कि अभी अगले ही महीने मई की 5 मई को राघवेंद्र की शादी तय हुई थी, वो शादी होने वाली थी। अब उनकी शव यात्रा निकलकर इस वक्त घाट पर आ गई है। घाट पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उनको पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कराया जा रहा है उनका। और जहाँ पर आईजी सतीश गणेश भी मौके पे मौजूद हैं और वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौके पे मौजूद है। सभी आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। गाड़ियां यहाँ लाइन से खड़ी हुई हैं और क्षेत्र की जनता की बात की जाए तो जनता इस दुख से अभी उभर ही नहीं पाई है। वो लगातार इस दुख के साथ, परिवार के साथ, परिजनों के साथ लगी हुई है। और परिजनों की जो मांग अभी तक सामने आ रही मुआवजे वगैरह को लेकर, ये भी कही जा रही है कि ये भी स्पष्ट से पूरी हो जाएगी। और इस पूरी घटना पर पूरे क्षेत्र में एक आक्रोश भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और एक सरकारी आदमी को बेकसूर मार दिया गया, इससे भी लोगों में आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग अब उनकी शव यात्रा को लेकर और अमर होने के नारे लगाते हुए यहाँ पर घाट पहुंचे हैं और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, आफ्ताब, ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीतिक नेता वहां पर कोई भी इस वक्त मौजूद है, वहां पर परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है? जी बिल्कुल जागृति, अभी पूरी तरह से बता सकता हूँ आपको कि राजनीतिक नेता में कोई भी यहाँ पर कोई और दल नहीं पहुंचे हैं। यहाँ के एक स्थानीय विधायक हैं जो धीरेन्द्र बहादुर सिंह हैं, वो पूर्व भाजपा से विधायक रह चुके हैं। तो रात में भी शोक संवेदना प्रकट करने परिजनों के पास पहुंचे थे और आज भी वो यहाँ पर घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आए हुए हैं और वो लगातार इस परिवार से टच में है और लगातार उनको संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल आफ्ताब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने तस्वीरें भी देखी, उमेश पाल हत्याकांड में घायल गनर राघवेंद्र का भी निधन हो चुका है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का खत, ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें। जो सीएम योगी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शाइस्ता ने खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि अवैध तरीके से घर गिराने का आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही कहा है कि घर में असले रखवाने का आरोप भी है। सियासी वजह से साजिश का आरोप यहां पर लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब शाइस्ता परवीन ने जो है सीएम योगी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है और इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी बता दें, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने घर गिराने को लेकर अवैध तरीके से बताया है और साथ ही कहा है कि उनको षड्यंत्र के तहत उस घर में असलाहा रखा गया था और इसकी मजिस्ट्रेट और जुडिशरी जांच कराने की भी मांग की है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अहम बात, कि प्रयागराज से जुड़े एक मंत्री और उनकी पत्नी पर भी शाइस्ता परवीन ने षड्यंत्र का रचने का आरोप लगाया है। और एक और अहम जानकारी आ रही है इसी बीच कि अतीक अहमद के करीबी के आज एक और घर पर बुलडोजर बाबा का चलने जा रहा है, जो कि कालिंदीपुरम क्षेत्र में है, राजरूपपुर के। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है, क्या इसमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया सीएम योगी की तरफ से सामने आई हो या हाई कोर्ट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? ये पत्र लिखा गया है और ये पत्र में ये भी मेंशन किया गया है कि जो मकान था वो एनआई के बांदा स्थित एक रिपोर्टर का था, जो कि किराए पर लेकर शाइस्ता परवीन वहां पर रह रही थी, जिसकी बांदा पुलिस की तरफ से भी पुष्टि की गई है। वहीं अभी ये पत्र कल लिखा गया है, मगर अभी इस पर किसी प्रकार की कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है। तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज। ये बड़ी और अहम जानकारी, 11 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। तो बैठक में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज ये कैबिनेट बैठक होने वाली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल, आज की कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो अब से कुछ ही देर बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुरू होने जा रही है, जिसमें तमाम प्रस्तावों के आने की उम्मीद है। और जो सबसे बड़ा प्रस्ताव जो अभी तक चर्चा में है वो ये है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों को मिलने वाला मुआवजा, इसको लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। केंद्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें सरकार को मिल चुकी है, तो ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही अब जोशीमठ आपदा को लेकर भी सरकार निर्धारित कर सकती है कि कितनी आर्थिक मदद, कितना मुआवजा जोशीमठ प्रभावितों को दिया जा सकता है। इसके अलावा 13 मार्च से उत्तराखंड भाजपा का उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र प्रस्तावित है, तो इसको लेकर भी तैयारियां शासन स्तर पर लगातार जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 13 मार्च से उत्तराखंड बजट सत्र की शुरुआत होगी, तो ऐसे में अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं बजट कितने का होगा, क्या कुछ इसमें हो सकता है, इन तमाम विषयों को भी आज सरकार कैबिनेट से मोहर लगा सकती है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा कई विभागों की नियमावलियां हैं, कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो यहाँ पर आने हैं, तो तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। और उम्मीद यही है कि जब कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी तो उसके बाद कई विषय निकलकर सामने आएंगे, जिस पर धामी कैबिनेट अपनी मोहर लगाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम धामी आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं इस बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर हो सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।